नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर एक्स्ट्रा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी, बुधवार देर रात मालदा में जिस तरह की हिंसा हुई, 7 मजिस्ट्रेट को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। अभी भी वहां पर हिंसा हो रही है, अभी भी वहां पर सड़क को ब्लॉक करके ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से कहा कि अगर आप चाहें तो इस घटना की जांच एनआईए को सौंप सकते हैं या सीबीआई को सौंप सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करेगा। अब जो आदेश आया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल का जिम्मा एनआईए को दिया गया है, तो इस खबर को कैसे देखा जाए? क्या इसमें कोई विदेशी एंगल है, इसलिए एनआईए को जांच दी गई है? अंजू जी, दुखद और दर्दनीय। अगर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुबह में 10 बजे कोर्ट बैठानी पड़ रही, 10 बजे केस रजिस्टर्ड हुआ और 10:30 बजे ये बोलना पड़े कि बंगाल में कल जो हुआ वो हम रात भर देख रहे थे और बहुत ही परेशान थे। अगर ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कहने पे जो मजिस्ट्रेट गए थे एसआईआर की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन की है उसको सुचारू रूप से करने के लिए, और उनपे अटैक हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि अटैक होने के बाद उसको रोकने की कोई प्रयास नहीं किया गया, और उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये विफलता है स्टेट प्रशासन की, पुलिस की, न्यायिक व्यवस्था की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, और उनसे जवाब मांगा गया है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही निराशाजनक है। समझना पड़ेगा कि यह देश कानून के हिसाब से चलता है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि जिन लोगों के पास स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी है वो उनको ज्यादा विजिलेंट होने की आवश्यकता है। और फिर यह भी कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट बंगाल की हर एक कार्य ऐसा कर रही है जिससे राजनीति की बू आती है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के विवेक पर छोड़ा कि वो सीबीआई इंक्वायरी करवाएं या एनआईए की इंक्वायरी। अभी पता चल रहा है कि एनआईए की इंक्वायरी का रिक्वेस्ट दिया है इस केस के हवाले से, इस आदेश के हवाले से। लेकिन अंजू जी, क्या एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा बंगाल में? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, अगर एनआईए को दिया गया है तो एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो क्या इसमें फॉरेन एंगल भी इन्वॉल्व है? क्या फॉरेन के पैसे भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि बंगाल में 3 बातें आती हैं अंजू जी। पहला, बंगाल की जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको रोकने का प्रयास बार बार वहां की सरकार कर रही है, और होम मिनिस्टर अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि बंगाल सरकार हमको समर्थन नहीं दे रही है और इसलिए हम बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में जिस तरीके से सुरंगें हैं, जो बांग्लादेश से आने जाने का मार्ग बनता है, या वहां की नदियों का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है, या वहां से जिस तरीके से इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो लोगों की हो या जानवरों की हो। जानवर इधर से वहां, यहां से वहां जाते हैं, चाहे गाय को भेजने की बात हो या वहां के लोगों को यहां लाके नागरिकता दिलाने की बात हो। और तीसरी बात अंजू जी, कल ही हमने देखा कि एक कठोर तरीके से अर्बन नक्सल्स और नक्सल्स को रोकने के प्रयास में एफसीआरए अमेंडमेंट पार्लियामेंट में लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि फॉरेन फंडिंग इस देश में जो हो रही है और किसके लिए हो रही है, क्या अराजकताओं को प्रमोट किया जा रहा है, और उसमें जिस तरीके से ऑपोजिशन दलों ने साथ में आके उस बिल का विरोध किया, ये तीनों एंगल दर्शाता है कि इस एनआईए इन्वेस्टिगेशन से बहुत कुछ बाहर आएगा। इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनकी कुछ आधारशिलाएं हैं। उसमें एक आता है स्टेट, दूसरा आता है सेंटर, तीसरा आता है पार्लियामेंट, फिर आता है जुडिशरी, और एक होता है इलेक्शन कमीशन। अगर इनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अगर ये लोग अपने दायित्वों का पूरे तरीके से परिपालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टेट विफल हो रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के सारे वकील चुप हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रात में 2 बजे तक देख रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं पे प्रहार हो रहा था, किस तरीके से बंधक बनाया गया था, किस तरीके से वहां पुलिस नहीं पहुंची। तो जो ममता बनर्जी एक प्राइवेट व्यक्ति को बचाने के लिए, जो उनके इलेक्शन कैंपेनर हैं, पहुंच जाती है डीजीपी को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके, और फाइल छीन के आ जाती है, वो ममता बनर्जी और उनकी पुलिस 10 घंटे तक में भी यहां रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई, और ये लोग बंधक बने रहे। बंगाल में जिस तरीके की अराजकता है, जिस तरीके का जंगल राज है, ममता बनर्जी क्या इंक्वायरी करने देंगी? और शशांक जी देखिए, कितनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। उन्होंने क्या कहा?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई ये चौंकाने वाली घटना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देती है। ये सोची समझी और किसी मकसद से की गई लगती है। अब बताइए, कहने सुनने के लिए इसमें बाकी कुछ बचा है? कपिल सिब्बल वहां जो खड़े थे, वो जो इस तरह की दलीलें दे रहे थे, इसका जवाब है उनके पास? नहीं, जवाब देने की कोशिश की। अभी आप जब प्रश्न पूछे थे मैं वही देख रहा था। मेनका गुरुस्वामी जो इनकी सबसे बड़ी वकील है वहां पे कपिल सिब्बल के अलावा, तो मेनका गुरुस्वामी को इन्होंने राज्यसभा भी भेजा है। अभी मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ये एक अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जिसमें मतलब कोई पॉलिटिक्स नहीं था, और बाद में इसी केस के जिरह के बीच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि बंगाल में कोई भी अपॉलिटिकल बात करता ही नहीं है, सब लोग पॉलिटिसाइज कर चुके हैं सिचुएशन को। लेकिन मामले की गंभीरता इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कहना पड़ गया कि हम किसी को भी इंटरवीन नहीं करने देंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले। कोई भी अपने आप को इतना मजबूत या इतना वो ना समझे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दे। उसने आगे कहा है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के माइंड में डर करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा है कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कार्य किया है वो काफी निराशाजनक है। ये बात कही गई है ऑर्डर में, ये ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं है। उन्होंने कहा है ये बात लिखते हुए, और सोचिए उसके आगे कहा है कि मतलब एसआईआर को रोकने की तो खैर कोई बात ही नहीं हो सकती है, और हमको विश्वास है जुडिशियल ऑफिसर्स पे। आप समझिए अंजू जी, मैं अभी 2 दिन पहले झारखंड गया हुआ था, हाईकोर्ट में मेरा मामला था हाईकोर्ट में, और मुझे पता चला कि काफी सारे लोग, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और ये कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमको जुडिशियल ऑफिसर्स पर विश्वास है। उड़ीसा के और झारखंड के काफी सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को मतलब जो न्यायिक कार्य करते हैं उनसे हटा के भेजा गया बंगाल। अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो कार्य करता है, बहुत सारे केसेस को देखता है, उसको छोड़ा दिया गया है कि जाओ पहले बंगाल संभालो, इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, एसआईआर की प्रक्रिया हो। इसका मतलब क्या हुआ कि झारखंड और उड़ीसा में बहुत सारे लोग वंचित है अपने अधिकारों से, क्योंकि उनके मजिस्ट्रेट या उनके जो न्यायालय है, न्यायाधीश है, वो नहीं है उनके पास। किस चीज के लिए हो रहा है अंजू जी? ये इसलिए हो रहा है ताकि एक राज्य बंगाल में न्यायिक प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव हो। क्या हम मान लें कि बंगाल अब भारत का पार्ट नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की अराजकता वहां हो रही है, ऐसा तो देश में और कहीं नहीं होता है। आज मुख्य न्यायाधीश को बोलना पड़ा कि इस तरीके का माहौल तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। और सही बात है, एसआईआर प्रक्रिया ऐसा तो नहीं बंगाल से शुरू हुआ है या बंगाल में ही हो रहा है। इसके पहले बिहार में हुआ, इसके पहले कई और राज्यों में भी हुआ। कई राज्यों में कोई जीतता है, कोई राज्य में कोई जीतता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं अंजू जी, उसका एग्जाम्पल उसी दिन हो गया था जब ईडी गई हुई थी एक केस की जांच करने के लिए प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में, और मुख्यमंत्री पुलिस फोर्स डीजीपी को लेके वहां चली जाती हैं और उसकी न्यायिक फाइल को लेके छीन के वहां से चली गई पुलिस के प्रेजेंस में, पुलिस के सपोर्ट से। सो दैट शोज कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर में ये जिम्मेदारी है कि वो न्यायिक व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, वही लोग शायद लॉ एंड ऑर्डर को कत्ल कर रहे हैं, उसको धूमिल कर रहे हैं। और ये बंगाल में स्पष्ट होता है, इसका कोई और एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता।